कभी ऐसा विचार मन में आया है कि नौकरी को लेकर जो लगातार एक असुरक्षा बनी रहती है, या भविष्य का वो जो अनजाना सा डर होता है ना, वो असल में अर्थव्यवस्था या ऑफिस की पॉलिटिक्स का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में फंसी हुई किसी ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में, लेकिन अगर हम मानव शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों के ढांचे की तरह ना देखकर एक पूरी ऊर्जा प्रणाली यानी एक एनर्जी सिस्टम की तरह देखें, तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल। और ये प्रणाली कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा को आपस में जोड़ती है। और आज की इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन 7 चक्रों का विश्लेषण करती है जी। तो इसे किसी धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय हम इसे एक एनर्जी सिस्टम की तरह डिकोड करेंगे। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। मान लीजिए कि इंसान का शरीर एक घर की तरह है, और ये जो 7 चक्र हैं, ये उस घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? हाँ। अगर वायरिंग सही है, ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह रही है, तो सब कुछ रोशन रहता है। लेकिन अगर कोई एक तार ब्लॉक हो जाए, तो उस खास हिस्से में अंधेरा छा जाता है। एग्जैक्टली। और हमारे जीवन में ये जो अंधेरा है, ये तनाव, डर या असफलता के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। ये वायरिंग वाला नजरिया ना इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत कारगर है। इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि इस सिस्टम को समझना सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि जिंदा कैसे रहा जाए। तो फिर किसके बारे में है? ये जागने के बारे में है, एक तरह की अवेकनिंग। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई चक्र ब्लॉक हो गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन के उस हिस्से में ऊर्जा काम ही नहीं कर रही है। और जब ये बैलेंस वापस आता है, तो शांति और सफलता कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं रह जाती, वो अंदर से ही पैदा होने लगती है। सही बात है। तो चलिए इस घर की वायरिंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी बिल्कुल। किसी भी इमारत की वायरिंग तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो। हाँ, बेस तो जरूरी है। तो शरीर के सबसे निचले हिस्से से शुरू करते हैं, मूलाधार चक्र, या जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये चक्र सुरक्षा, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है। मतलब जब एक इंसान गहरे आत्मविश्वास से भरा होता है ना, तो उसका ये हिस्सा संतुलित होता है। और जब ये ब्लॉक होता है, तो हर जगह डर और असुरक्षा दिखाई देती है। हाँ, बात वहीं आ जाती है जो हमने शुरुआत में कही थी, वो नौकरी छूटने का डर या फिर भविष्य की एंजाइटी। बिल्कुल। जब हम डर या असुरक्षा महसूस करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मतलब होता है कि हाँ, हमारी जड़ें कमजोर पड़ रही हैं, हमारा सर्वाइवल खतरे में लग रहा है। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। इसे जागृत करने के लिए जो तरीके सामने आते हैं, उनमें एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया छिपी है, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग? जी। रोज कुछ देर जमीन पर बैठना या नंगे पैर चलना। यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। केवल जमीन पर बैठने से मनोवैज्ञानिक डर कैसे कम हो सकता है? मतलब ये कनेक्शन थोड़ा और समझने की जरूरत है। इसके पीछे ना सीधा शारीरिक विज्ञान काम करता है। देखिए, जब कोई इंसान नंगे पैर जमीन पर चलता है, तो वो केवल मिट्टी को नहीं छू रहा होता। अच्छा। अगर विकासवादी नजरिए यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो हमारा शरीर हजारों सालों से प्रकृति के सीधे संपर्क में रहा है। हाँ, वो तो है। तो जब त्वचा का जमीन से सीधा संपर्क होता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि सब स्थिर है, कोई खतरा नहीं है, एक ठोस आधार मौजूद है। ओहो, मतलब एक तरह का सिग्नल मिलता है बॉडी को। एग्जैक्टली। आधुनिक जीवन में जब हम हमेशा जूतों में, कंक्रीट के फर्श पर या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, तो वो ग्राउंडिंग खत्म हो जाती है। शरीर हमेशा हवा में रहता है एक तरह से। हाँ। और इससे शरीर का जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, वो हमेशा ऑन रहता है। जमीन से जुड़ना उस अलार्म को बंद करता है। इसके साथ ही श्रोतों में लम यानी LAM मंत्र के जाप की बात भी आती है। हाँ, इस मंत्रों वाले हिस्से पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ एक कर्मकांड है, या इसका कोई भौतिक असर सच में होता है? नहीं, ये पूरी तरह से साउंड वाइब्रेशन का यानी ध्वनि तरंगों का विज्ञान है। हर मंत्र की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जब लम ध्वनि का उच्चारण होता है, तो शरीर के निचले हिस्से में पेल्विक फ्लोर के आसपास एक कंपन या वाइब्रेशन पैदा होती है। ओके। ये वाइब्रेशन वहाँ की मांसपेशियों में जमे हुए शारीरिक तनाव को ढीला करती है।
और शरीर का रिलैक्स होना ही मूलाधार चक्र को खोलना है। ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब बाहरी उथल पुथल चाहे जितनी भी हो, अंदर का अलार्म सिस्टम शांत रहना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये नींव पक्की हो जाती है, सुरक्षा की भावना आ जाती है, तो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। सुरक्षा मिलने के बाद इंसान अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए आजाद होता है। सही कहा। और यहीं से हम दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र की तरफ मुड़ते हैं। नाभि के नीचे वाला हिस्सा। जी। ये हिस्सा भावनाओं, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और जीवन के आनंद से जुड़ा है। जब ऊर्जा यहाँ सही से बहती है तो इंसान खुश रहता है, रिश्तों में मिठास आती है। लेकिन अगर ये हिस्सा ब्लॉक हो तो एक अजीब सी उदासी, गिल्ट और इमोशनल इम्बैलेंस हावी हो जाता है। इसे ना इस तरह समझना चाहिए कि ये चक्र पानी के तत्व से जुड़ा है। पानी से? हाँ, पानी का स्वभाव क्या है? हमेशा बहते रहना। और भावनाएं भी शरीर में बिल्कुल पानी की तरह ही होती हैं। अगर किसी ने अपने अंदर गिल्ट, उदासी या किसी भी गहरी भावना को दबा कर रखा है, तो वो बिल्कुल उस पानी की तरह है जिसे एक बांध बनाकर रोक दिया गया हो। और रुका हुआ पानी तो हमेशा सड़ने लगता है। एग्जैक्टली। वो मानसिक और शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेता है। और शायद इसीलिए इस रुकी हुई ऊर्जा को वापस बहाव में लाने के लिए जो तरीके स्रोतों में बताए गए हैं वो बहुत गतिशील हैं, डायनामिक हैं। जी, जैसे कि डांस करना, संगीत से जुड़ना, वम मंत्र का उच्चारण करना और सबसे महत्वपूर्ण अपनी भावनाओं को ना दबाना। ये पूरा प्रोसेस ना एक तरह का इमोशनल अनलॉकिंग लगता है, जैसे शरीर में फंसी हुई किसी पुरानी गांठ का बस खोला जा रहा हो। ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, इमोशनल अनलॉकिंग, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जब कोई खुल के डांस करता है या संगीत के साथ खुद को बहने देता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? वो एक काइनेस्थेटिक रिलीज पैदा कर रहा होता है। शरीर को एक रिदम में हिलाने से तंत्रिका तंत्र में जमा हुआ ट्रॉमा या दबी हुई भावनाएं शारीरिक रूप से टूटती हैं। वाओ! भावनाओं को महसूस करना और उन्हें व्यक्त होने की इजाजत देना ही वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है। ऊर्जा को बहने के लिए बस रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए, सही बात है। लेकिन केवल भावनाओं के बहने से तो जीवन नहीं चलता ना। अगर पानी बस बहता रहे तो वो बाढ़ भी ला सकता है। बिल्कुल। उस बहते हुए पानी को एक दिशा चाहिए, एक इंजन चाहिए जो उन भावनाओं को एक्शन में बदल सके। मतलब दुनिया का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। और ये जरूरत हमें मध्य चक्रों की ओर ले जाती है। हाँ, यहाँ मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र आता है, जो नाभि के ऊपर स्थित है। ये आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और पर्सनल पावर का मुख्य केंद्र है। जी। जब ये हिस्सा सक्रिय होता है तो इंसान के अंदर मजबूत फैसले लेने की गजब की क्षमता आती है। लेकिन जब ये ब्लॉक होता है तो बस सेल्फ डाउट और फैसले लेने में घबराहट शुरू हो जाती है। मणिपुर चक्र को ना शरीर का सूर्य या अग्नि तत्व कहा जा सकता है। अग्नि तत्व? हाँ, क्योंकि बिना आग के न तो खाना पच सकता है और न ही कोई विचार एक्शन में बदल सकता है। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं की आग है। डर और झिझक इसी आग के बुझने का संकेत है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात स्रोत में सामने आती है वो है इस ऊर्जा को जगाने का तरीका। अच्छा। रम मंत्र के साथ साथ इसमें सुबह के सूरज की रोशनी लेने पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब सोलर प्लेक्सस के लिए सच में सोलर एनर्जी लेना। हाँ। क्या इंसान के शरीर और सूरज की रोशनी का ये संबंध वाकई इतना सीधा है? ये संबंध बिल्कुल सीधा है और बहुत गहरा भी है। अगर हम आधुनिक विज्ञान और हमारी सर्कैडियन रिदम को देखें तो सुबह की धूप जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट किया जाए। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और प्राचीन ऊर्जा विज्ञान भी यही कहता है कि बाहरी सूरज हमारे शरीर के अंदर के सूर्य को जगाता है। क्या बात है! जब शरीर का ये हिस्सा एक्टिव होता है तो कोई भी इंसान किसी काम को कल पर टालने के बजाय तुरंत निर्णय लेता है। ये एक्शन लेने की ऊर्जा है। एक्शन लेने और मजबूत फैसले लेने की बात तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। स्रोतों को बढ़ते हुए एक तरह का पुशबैक दिमाग में आता है। वो कैसे? क्योंकि ठीक इसके बाद जो ऊर्जा का केंद्र आता है वो है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। जी, दिल के पास। हाँ, ये प्रेम, दया और माफी का केंद्र है। बताया जाता है कि इसके संतुलन से अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त प्रेम और शांति मिलती है, और ब्लॉक होने पर नफरत, गुस्सा और अकेलापन छा जाता है।
इसे जगाने के लिए माफ करना सीखना होता है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी होती है। यम मंत्र का जाप करना होता है। बिल्कुल। अब विरोधाभास ये है, एक तरफ मणिपुर चक्र में बात हो रही है कि शक्तिशाली बनो, मजबूत फैसले लो, अपनी महत्वाकांक्षा को आग दो। हाँ। और ठीक उसके ऊपर अनाहत चक्र में बात हो रही है कि दयालु बनो और बिना शर्त माफ कर दो। क्या ये दोनों बातें आपस में नहीं टकराती? एक इंसान जो महत्वाकांक्षी है, जो दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है, वो हर किसी को बिना शर्त माफ कैसे कर सकता है? क्या ये शक्ति और कमजोरी का टकराव नहीं है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये एक बहुत ही वास्तविक संघर्ष है और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां दुनिया के ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। महत्वाकांक्षा और करुणा। हाँ, दोनों को एक साथ साधना आसान नहीं है। सतह पर ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर गहराई में उतरें तो अनाहत चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल या ब्रिज का काम करता है। ब्रिज किन चीजों के बीच? निचले 3 चक्रों जो पूरी तरह से भौतिक दुनिया, सर्वाइवल और शक्ति से जुड़े हैं, और ऊपरी 3 चक्रों जो अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक समझ से जुड़े हैं, उन दोनों के बीच का ये संतुलन बिंदु है। इस ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिकोड करते हैं। शक्ति और माफी एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? इसे इस तरह देखें, बिना करुणा और सहानुभूति के मणिपुर चक्र की जो शक्ति है वो बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। अच्छा। वो शक्ति अहंकार, क्रूरता और तानाशाही में बदल जाती है। दुनिया में ऐसे कई शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास शक्ति तो है, लेकिन दिल नफरत से भरा है। ये तो हमने इतिहास में कई बार देखा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बिना व्यक्तिगत शक्ति और अपनी सीमाओं के अनाहत चक्र की जो दया है वो सिर्फ एक कमजोरी बनकर रह जाती है, जहां कोई भी इंसान आपका फायदा उठा सकता है। सही बात है। असली ऊर्जा का बहाव तब होता है जब ये दोनों मिलते हैं। जब किसी इंसान के पास मजबूत फैसले लेने की पूरी ताकत हो, वो एक्शन ले सकता हो, लेकिन फिर भी वो माफ करने का और करुणा दिखाने का चुनाव करे। वाह, मतलब चॉइस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, नफरत, गुस्सा और पुरानी कड़वाहट बहुत भारी भावनाएं हैं। वे ऊर्जा को छाती के हिस्से में ब्लॉक कर देती हैं। माफ करना किसी दूसरे पर एहसान करना नहीं है, बल्कि उस भारीपन को हटाना है। खुद के लिए है वो। हाँ, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड वो तकनीक है जो इस भारीपन को पिघलाती है, ताकि ऊर्जा ऊपरी चक्रों की ओर अपनी यात्रा जारी रख सके। ये नजरिया तो इस विरोधाभास को पूरी तरह से सुलझा देता है। माफी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा को ऊपर ले जाने का एक टूल है। जी। और जब दिल का ये भारीपन खत्म हो जाता है, सारा गुस्सा बाहर निकल जाता है, तो इंसान के अंदर एक गहरी सच्चाई जन्म लेती है। बिल्कुल। पर उस सच्चाई को महसूस तो कर लिया, लेकिन उसे दुनिया के सामने कैसे रखा जाए? कम्युनिकेशन। हाँ, ये सवाल हमें अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की ओर ले जाता है। हमारा अगला चरण है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र, जो गले में स्थित है। जी। ये हिस्सा सीधे तौर पर कम्युनिकेशन और सच बोलने से जुड़ा है। जब यहाँ संतुलन होता है तो विचारों में और शब्दों में गजब की स्पष्टता होती है। इंसान बिना किसी डर के अपनी बात रख पाता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये ब्लॉक होता है तो अपनी बात ना कह पाने का डर, एक घबराहट सी बनी रहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ना बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब वे कुछ बहुत जरूरी बोलना चाहते थे, लेकिन किसी डर या संकोच की वजह से चुप रह गए। हाँ। तो उनके गले में एक अजीब सी गांठ या भारीपन आ गया। अरे हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। ये भारीपन कोई कल्पना नहीं है, ये विशुद्धि चक्र में फंसी हुई उस ऊर्जा का भौतिक एहसास है जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जब कोई झूठ बोलता है या अपनी असली भावनाओं को छुपाता है ना, तो वो अपने ही गले की मांसपेशियों में एक शारीरिक तनाव पैदा कर रहा होता है। और इसीलिए इसे ठीक करने के जो उपाय स्रोत में सामने आते हैं, वे सीधे तौर पर आवाज से जुड़े हैं। जैसे सच बोलने की आदत डालना ताकि वो मानसिक तनाव खत्म हो, सिंगिंग यानी गाना या चैंटिंग करना, और हम मंत्र का उच्चारण करना। मतलब जब गले की वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है तो वो फंसा हुआ तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। आवाज ही वो जरिया है जो इस ब्लॉकेज को तोड़ती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन विशुद्धि चक्र तो आउटपुट है, मतलब हम दुनिया को क्या बता रहे हैं। इसके बाद जो चक्र आता है वो शायद इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प और मुझे लगता है हैरान करने वाला हिस्सा है। आज्ञा चक्र। जी, छठा चक्र, आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र, दोनों भावों के बीच ये अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और गहरी बुद्धिमानी का केंद्र है।
जब ये खुला होता है तो सही निर्णय लेने की क्षमता और चीजों के आर पार देखने की समझ आती है। और ब्लॉक होने पर भयंकर कंफ्यूजन, मानसिक धुंध और ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। इसे जगाने के लिए ध्यान, एकाग्रता और ओम मंत्र के जाप की बात कही गई है जी। लेकिन इन सब में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है आधुनिक जीवन शैली का एक संदर्भ। वो क्या? इस प्राचीन ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने के लिए एक उपाय बताया जाता है, स्क्रीन टाइम कम करना। ओह हाँ, ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। हजारों साल पुराने कॉन्सेप्ट का समाधान सीधे तौर पर आज की डिजिटल दुनिया की समस्या से जुड़ रहा है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे दिमाग की कैश मेमोरी ओवरलोड हो गई हो और जब तक उसे क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक कोई नया और गहरा विचार प्रोसेस ही नहीं हो सकता। ये कैश मेमोरी वाली बात ना विशुद्धि और आज्ञा चक्र के बीच का असली खेल है। कैसे? जैसा कि आपने कहा, विशुद्धि चक्र आउटपुट है और आज्ञा चक्र इंसान का इनपुट है। ये वो रिसेप्शन सेंटर है जहां हम अपने आसपास के माहौल, ब्रह्मांड और अपनी अंदरूनी आवाज को ग्रहण करते हैं। इंट्यूशन या अंदर की आवाज ना कोई लाउड स्पीकर पे बजने वाली चीज नहीं है। वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत धीमी होती है। सही बात है। प्राचीन समय में स्क्रीन नहीं थी, लेकिन भटकाव तो तब भी थे। आज के दौर में एक इंसान का दिमाग हर दिन हजारों लाखों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर रहा है। सोशल मीडिया फीड्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस। बाप रे, दिमाग तो हर वक्त चलता रहता है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला बाहरी शोर है। अब आप ही सोचिए, अगर दिमाग का पूरा प्रोसेसर हमेशा इस बाहरी शोर को डिकोड करने में ही बिजी रहेगा, तो अंदर की वो धीमी आवाज कैसे सुनाई देगी? वो आवाज तो उस शोर में पूरी तरह दब जाएगी। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग भी तो यही है ना, जब पुराना डेटा लूप में घूमता रहता है और नए विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एग्जैक्टली। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये बस जरूरत से ज्यादा सूचनाओं का दिमाग में ट्रैफिक जाम होना है। जब स्क्रीन टाइम कम किया जाता है तो असल में उस बाहरी शोर के इनपुट को रोका जाता है। दिमाग को वो खाली समय मिलता है जहां वो डॉट्स को कनेक्ट कर सके। तभी वो जगह बनती है जहां से गहरी समझ और इंट्यूशन उभर कर सामने आती है। प्राचीन ज्ञान भी यही कहता है कि बिना बाहरी दुनिया को म्यूट किए अंदर की दुनिया को नहीं सुना जा सकता। ये एक बहुत ही गहरा विचार है कि शांति कोई विलासिता नहीं है, बल्कि दिमाग के सही तरीके से काम करने की बुनियादी जरूरत है। जी। और जब ये अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, जब ऊर्जा नीचे सुरक्षा से लेकर ऊपर अंतर्दृष्टि तक पूरी तरह से अलाइन हो जाती है, तो वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। बिल्कुल। सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र ये सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर स्थित है। इसे परमात्मा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। जब ऊर्जा यहाँ तक पहुँचती है तो एक गहरी इनर पीस या आंतरिक शांति मिलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जब ये ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने पर इंसान एक डिस्कनेक्ट और एम्प्टीनेस यानी एक अजीब से खालीपन का शिकार हो जाता है। इसे सक्रिय करने के लिए स्रोत ध्यान करने, मौन यानी साइलेंस में समय बिताने और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता महसूस करने की सलाह देते हैं। जी। इसे इंसान के शरीर और मन का अल्टीमेट सॉफ्टवेयर अपडेट माना जा सकता है। एक ऐसा अपडेट जो केवल मौन में काम करता है। लेकिन आधुनिक दुनिया का एक बहुत बड़ा विरोधाभास यहाँ देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आज लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, सुख सुविधाएं, तकनीक, एक भरा पूरा जीवन। बिल्कुल। इसके बावजूद अंदर एक भयानक खालीपन रहता है। क्या ये वही डिस्कनेक्ट है जिसके बारे में ये एनर्जी सिस्टम बात करता है? 100%। ये खालीपन ना उसी डिस्कनेक्ट का सीधा परिणाम है। जब कोई इंसान सिर्फ अपने भौतिक शरीर, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और केवल नीचे के चक्रों में उलझा रहता है कि बैंक में कितना पैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो वो इंसान उस बड़ी तस्वीर से कट जाता है। सहस्रार चक्र का संदेश है कि हम सिर्फ हाड़ मांस का पुतला या केवल एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। सही बात है। जब सहस्रार चक्र ब्लॉक होता है तो किसी भी इंसान को लगता है कि वो इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला है। अकेलापन। हाँ, सब कुछ होते हुए भी ये जो अकेलेपन का एहसास है ना, यही वो एम्प्टीनेस है। और जैसा कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट का उदाहरण दिया, ये अपडेट शोरगुल वाले बाजार में या दिमाग के व्यस्त रहने पर इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसे शांति चाहिए। बिल्कुल। मौन आज की दुनिया की सबसे महंगी चीज बन गया है।
जब कोई मौन में बैठता है तो वो खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भरता, बल्कि वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाता है जिससे हम असल में जुड़े हुए हैं। एक बेहद शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इन 7 दरवाजों के सफर को एक जगह समेटें तो आज की ये चर्चा एक बात बहुत साफ कर देती है। चक्र कोई रहस्यमयी अवधारणा नहीं है, ये एक इंसान के मन, शरीर और आत्मा का ब्लूप्रिंट है। जी, यह विशुद्ध कारण और प्रभाव यानी कॉज और इफेक्ट का विज्ञान है। कैसे? देखिए, अगर कोई नंगे पैर जमीन पर चलता है तो उसका डर कम होता है, डर कम होता है तो भावनाएं बहती हैं, भावनाएं बहती हैं तो क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी को जब सुबह की धूप और इच्छा शक्ति का इंजन मिलता है तो इंसान मजबूत फैसले लेता है। जब उन फैसलों में करुणा और माफी जुड़ जाती है तो दिल का भारीपन खत्म होता है। बिल्कुल। तब इंसान सच बोलने की हिम्मत जुटा पाता है, और जब वो स्क्रीन का शोर बंद करके मौन में बैठता है तो उसे इंट्यूशन और ब्रह्मांड से जुड़ने का एहसास होता है। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। और जब ये पूरी चेन रिएक्शन सही तरीके से काम करती है ना, तो इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। स्रोत भी यही कहते हैं कि जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत बदल जाती है। किस्मत बदलना कोई जादू नहीं है, ये बस एक बदले हुए, संतुलित और शक्तिशाली इंसान के फैसले लेने का नतीजा है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। हमने देखा कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें इस बड़ी ऊर्जा में बदलाव ला सकती हैं। हम केवल इस शरीर रूपी घर में रह नहीं रहे हैं, हम इसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में बार बार उठ रहा है। बताइए। एक ऐसा विचार जो हमें अपनी मौजूदा जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्लॉक हुए चक्रों के कारण ही इंसान के अंदर डर, असुरक्षा, अकेलापन, ओवरथिंकिंग और खालीपन पैदा होता है। जी। अब जरा एक कदम पीछे हटकर अपनी आधुनिक जीवन शैली को देखिए। हम नंगे पैर जमीन पर चलने से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। हम बंद एसी कमरों में रहते हुए सुबह की धूप नहीं लेते। हम अपनी असली भावनाओं को प्रोफेशनल दिखने के चक्कर में दबा कर रखते हैं, और हम दिन का ज्यादातर हिस्सा स्क्रीन्स को घूरते हुए बिताते हैं। ये तो आज की सच्चाई है। तो क्या ये संभव है कि जो जीवन शैली हमने अपने लिए चुनी है वो अनजाने में ही इस तरह से डिजाइन हो गई है कि हमारे ऊर्जा के ये 7 दरवाजे हमेशा बंद ही रहें? ये सोचने वाली बात है। अगर हमारी जीवन शैली खुद ही इस वायरिंग को काट रही है तो फिर जिंदगियों में अंधेरा होना कोई अचरज की बात नहीं है। सुनने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी रोजमर्रा की आदतों और अपनी रुकी हुई ऊर्जा के इस सीधे कनेक्शन के बारे में एक बार गहराई से